जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम संविधान के टॉप 100 एमसीक्यू प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपके क्वेश्चन 100% आपको आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। और हाँ, उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे हमारी इसी तरह की आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसलिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा, फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, जैसे हमारे सामने देखिए, ये पहला क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। हमसे कह रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, है ना। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसके क्या किया गया था, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अगर यहीं पर पूछता है आपसे कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी, तो वो हुई थी 11 दिसंबर को। अगर यही आपसे पूछता है कि संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी, तो वो हुई थी 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इन सभी क्वेश्चनों को भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है वही क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था किसको, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, है ना। जिसकी बैठक कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। प्रथम 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, जिसमें क्या किया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को क्या बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए डियर, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति को हम क्या कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप लोगों के लिए हम लाते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, वह बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा डियर। देखिए, कह रहा है कि संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया था, तो कब, एक शब्द यहाँ पे आप याद रखिएगा, नहीं लोग गलती कर जाते हैं। ये कह रहा है कि कब पारित किया गया था, तो पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा के अंतिम रूप को क्या किया गया था, पारित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ था। यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान जो है पूर्णतः किस दिन लागू हुआ था, तो लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। देखिए कह रहा है कि भारत गणतंत्र बना, तो भारत जो है गणतंत्र कब बना था, जिस दिन हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था उसी दिन ये बना था। ठीक है, कब बना था, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत क्या है, गणतंत्र बना था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है, तो भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा की संज्ञा दी गई है, वो दी गई है प्रस्तावना को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया था, तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया था, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा ने क्या किया था, राष्ट्रगान को स्वीकार किया था। इसको हम याद कैसे रख सकते हैं, 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था, उससे 2 दिन पहले क्या हुआ था, राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, तो भारतीय नागरिक जो है उनको मूल अधिकार जो दिए गए हैं वो कितने हैं, तो मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 है। प्रारंभ में कितनी थी, 7 थी, एक को हटा दिया गया है, जिसका नाम क्या था, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार को क्या किया गया था, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया गया था, हटा दिया गया था, और जिसको कहाँ पर रखा गया था, 300 का में क्या कर दिया गया था, विधिक कानूनी रूप में उसको क्या कर दिया था, रख दिया गया था। तो ये एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन बता रहे हैं इसको भी आप नोट
करते रहिएगा, 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर देखिए। अगला क्वेश्चन लो वही क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। तो अभी हमने बताया आपको कि 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया था, संविधान से हटा दिया गया था। ठीक है, चलिए देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए कह रहा है मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है। तो जो हमारे मूल अधिकार होते हैं उनकी रक्षा कौन करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। तो कौन करते हैं, दोनों करते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। तो जो मूल अधिकार माना गया है वो किस आर्टिकल में दिया गया है, अनुच्छेद 21A में बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या किया जाएगा, शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना जो है किसमें निहित है, वो निहित होता है DPSP में। देखिए किसमें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसको हम क्या कहते हैं, DPSP के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो कह रहा है हमारे सामने वो कह रहा है कि संविधान, अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान का अनुच्छेद 40 को निर्देश देता है कि, है ना, राज्य को क्या निर्देश देता है, अनुच्छेद 40 जो होता है वो क्या कहता है, ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए। ठीक है, ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए हमारा जो अनुच्छेद 40 है वो क्या करता है, आदेश देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। देखिए कह रहा है संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो जो संविधान की मूल कर्तव्य हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं, वो लिए गए हैं रसिया। ठीक है, रूस के संविधान से क्या किए गए हैं, लिए गए हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, और टॉप 100 क्वेश्चनों की MCQ सीरीज को हम लेकर आए हैं। तो इसलिए आप वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, यहीं से सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं, तो वो कितने मूल कर्तव्य हैं, 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है। तो जो हमारे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है वो किस समिति के अनुशंसा पर क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो वो किया गया है स्वर्ण सिंह समिति पर। किसके अनुशंसा पर, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संघ की शक्ति जो है किसमें निहित होती है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। तो भारतीय संघ की शक्ति जो है किसमें निहित होती है, वो निहित होती है हमारे राष्ट्रपति में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल होता है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं, इसका ऑप्शन सी आप देखिए। कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यही लोग क्या होते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो क्या होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति के, है ना, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान। तो क्या होता है, ये सभी क्या किए जाते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या किए जाते हैं, अपनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि निर्विरोध चुनाव जीतने वाले राष्ट्रपति हैं, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन हैं, तो वो हैं नीलम संजीव रेड्डी, जो कि क्या थे, सबसे पहले क्या हुए थे, निर्विरोध चुनाव जीते थे। राष्ट्रपति का निर्विरोध चुनाव कौन जीते थे, नीलम संजीव रेड्डी जी के द्वारा क्या किया गया था, जीता गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। तो किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा, किसके द्वारा लगाया जा सकता है, ये लगाया जा सकता है संसद के किसी भी सदन द्वारा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा में पहले आए या राज्यसभा में पहले आए। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो भारतीय सेनाओं का जो सेनापति कौन होता है वो होते हैं हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है, तो वो निहित होती है राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। राज्यसभा और लोकसभा के क्या होते हैं, सदस्य क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को आप जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो राष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा के कितने सदस्यों को क्या करता है, मनोनीत करता है। तो वो कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, 12 सदस्यों को क्या करता है, मनोनीत करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संसद पार्लियामेंट के ऊपरी सदन को कहा जाता है। ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है, तो ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है, राज्यसभा कहा जाता है। मतलब उच्च सदन को कहा जाता है राज्यसभा, लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, वो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। कह रहा है इसमें कि यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 6 माह के अंदर उसे क्या होना चाहिए, संसद का जो है सदस्य बनना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने कह रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो मंत्रिपरिषद जो होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, वो होता है लोकसभा के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। तो मंत्रिपरिषद जो होता है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा की अधिकतम संख्या हो सकती है, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 552 हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि राज्यसभा की अधिकतम संख्या है। तो लोकसभा की कितनी संख्या है, 552, लेकिन राज्यसभा की कितनी संख्या है, वो है 250। तो लोकसभा की 552 होती है और राज्यसभा की कितनी होती है, 250 होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है। देखिए कह रहा है कि किसी विधेयक को धन विधेयक मनी बिल जो होता है के रूप में कौन प्रमाणित करता है। यदि कोई धन विधेयक है तो वह धन विधेयक है, मतलब कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्धारण कौन करता है। तो इसका निर्धारण लोकसभा के द्वारा क्या किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है। तो वो कौन होते हैं, हमारे महान्यायवादी होते हैं। तो केंद्र सरकार की प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं, महान्यायवादी होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है। तो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है। तो किसके द्वारा चलाया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के द्वारा क्या किया जाता है, संघ राज्य क्षेत्रों का क्या किया जाता है, प्रशासन चलाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ये तो सबको पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो भारतीय थे वो कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को क्या कहा जाता है, सी राजगोपालाचारी के नाम से भी जाना जाता है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या। तो राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 12। लोकसभा में कितने, 2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 2 और 12। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए। तो लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए। तो ये कितने समय का अंतर होना चाहिए, 6 माह का क्या होता है, अंतर होना चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं समय दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। स्टेट्स एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं। ठीक है, चलिए रा से राज्य और इसी में आप जोड़ दीजिएगा पाल। तो राज्य की कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो होते हैं राज्यपाल होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। तो संविधान के अनुसार जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनकी संख्या अधिकतम कितनी होती है, उनकी अधिकतम संख्या क्या होती है, 500 होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए डियर कह रहा है कि वर्तमान में भारत के कुल कितने राज्यों में विधान परिषद विद्यमान हैं। तो कितने विद्यमान हैं, देखिए कितने राज्यों में हैं। तो ऑप्शन डी 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद क्या है, विद्यमान हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो आ रहा है वो कह रहा है कि राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो राज्य का जो मंत्रिमंडल होता है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो वो होता है विधानसभा के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, इसलिए आप वीडियो को जरा सा भी स्किप करने का प्रयास मत कीजिएगा। आप यदि वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको फ़ायदा जरूर होगा। देखिए कह रहा है कि विधानसभा का वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं। तो कितने अधिवेशन होने अनिवार्य होते हैं, वो कितने होते हैं, ऑप्शन ए 2। हर एक साल में कितने अधिवेशन होने चाहिए, 2 अधिवेशन होने क्या होते हैं, अनिवार्य होते हैं विधानसभा के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। तो किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या क्या है, सबसे अधिकतम है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जम्मू कश्मीर, देखिए जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है नहीं डियर, था। ठीक है, किस राज्य के द्वारा था। तो आप सभी को पता है कि अनुच्छेद 370 मतलब आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया था, जो कि अब क्या किया गया है, उसको हटा दिया गया है। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होता है वो किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन और 50वें नंबर क्वेश्चन पर हम क्या कर चुके हैं, पहुंच चुके हैं। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है। तो भारत का उच्चतम न्यायालय जो है कहाँ स्थित है, वो स्थित है नई दिल्ली में। तो भारत का उच्चतम न्यायालय जो है कहाँ स्थित है, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। ठीक है, चलिए हाँ 50 क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं डियर। आपको एक बात बता दें कि यदि आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों को मिलती रहती हैं। तो आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कितने न्यायाधीश होते हैं, 34 न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बात है, उसको भी हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, 34 न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, इसका वर्णन जो किया गया है आर्टिकल 124 में क्या किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको भी आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने आया है क्या कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति जो है किसके द्वारा किया जाता है, उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए उच्चतम न्यायालय के कह रहा है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल है। तो उच्चतम न्यायालय के जो कार्यकाल होता है न्यायाधीशों का वो कितना होता है, 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक होता है।
ठीक है। कार्यकाल जो होता है 65 वर्ष की आयु जब तक उनकी पूरी नहीं होगी तब तक उनका कार्यकाल चलता रहता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। ठीक है। तो देखिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे हीरालाल जे कानिया। तो हीरालाल जे कानिया इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं डियर फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या जो है कितनी है? वो कितनी है? 21 है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? वो है 21 उच्च न्यायालय भारत में वर्तमान समय में हैं। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा है। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके कार्यकाल की सीमा क्या होती है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अपनी उम्र के 62 वर्ष पूरा होने तक वो क्या करते हैं? कार्यकाल उनका रहता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? तो कह रहा है किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता जो है सर्वाधिक क्षेत्रों पर है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, गुवाहाटी। ठीक है। इसकी जो है उच्च न्यायालय की अधिकारिता जो है सर्वाधिक क्षेत्रों पर है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं? अर्थात सबसे ज़्यादा न्यायाधीश जो हैं किस उच्च न्यायालय में कार्यरत हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए और अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने आ चुका है जिसमें क्या कहा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? तो आ गया भैया आपका 143 है ना, आई लव यू। यहीं से आप एक चीज़ याद कर लो कि क्या कर सकता है? राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। वो क्या है? 143 आई लव यू बोलते हो ना, इसको भी आप याद कर लीजिएगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है कि किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? ठीक है। उच्च न्यायालय है क्या लक्षद्वीप का है, दमनद्वीप का है, पांडिचेरी का है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये लक्षद्वीप, दमनद्वीप और पांडिचेरी जो है इनका किसी का भी अपना उच्च न्यायालय नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है युद्ध के समय, बाह्य आक्रमण के समय, सशस्त्र विद्रोह के समय, कोई भी स्थिति, ये सभी स्थितियां होंगी कोई भी स्थिति, तो क्या कर सकता है राष्ट्रपति जो होता है राष्ट्रपति शासन की क्या कर सकता है? घोषणा कर सकता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है? तो अभी तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 3 बार अभी तक राष्ट्रीय आपात काल की घोषणा की जा चुकी है। ठीक है। अब देखिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद आर्टिकल के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की काल की घोषणा करता है? तो किस आर्टिकल के तहत करता है? अनुच्छेद 352 के तहत क्या करता है? राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है राष्ट्रपति। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? प्रेसिडेंट रूल जो है किस अनुशंसा पर लगाया जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356 के तहत क्या किया जाता है? राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। राज्यों में राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट्स रूल की अधिकतम अवधि है? कितने समय के लिए राष्ट्रपति शासन जो है लगाया जा सकता है? ठीक है। कितने समय तक लगाया जा सकता है? तो वो लगाया जा सकता है अधिकतम 3 वर्ष के लिए क्या किया जा सकता है? लगाया जा सकता है। ठीक है। राष्ट्रपति शासन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है। तो जो वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है वो अनुच्छेद 360 के द्वारा की जाती है। और अगला क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछता है कि अभी तक भारत देश में कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगी है। तो वो कितनी बार लगी है? 0 बार। अभी तक एक भी बार हमारे देश में क्या हुआ है? वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया है, जिसका वर्णन कहाँ है? आर्टिकल 360 में बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और प्लीज़ 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 आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक लागू किया जा सकता है। तो एक बार में कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है? एक बार में कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है? 6 माह के लिए लागू किया जा सकता है। ठीक है, एक बार में कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है? 6 माह के लिए लागू किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए कह रहा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद में स्वीकृत आवश्यक है। तो कितने दिनों में स्वीकृति आवश्यक है? 60 दिनों में उसकी क्या है? स्वीकृति आवश्यक होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी होगा 60 दिन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दल बदल, है ना, दल बदल पार्टी चेंजेस से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है। तो दा से दल बदल, दा से 10, आप ऐसे याद कर लीजिएगा। तो दल बदल अधिनियम जो है किसमें है? 10वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। तो संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो 22 भाषाओं को क्या की गई है? मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? देखिए अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन जो है किससे संबंधित है। तो 73वां संविधान संशोधन जो है किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से 73वां संविधान संशोधन क्या है? संबंधित है। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन डी, पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वित्त आयोग के गठन, फाइनेंस कमीशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो वित्त आयोग का गठन जो है वो किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन का क्या किया गया है? प्रावधान दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका हमेशा आंसर क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 15 मार्च 1950 ईस्वी को प्रथम योजना आयोग का क्या किया गया था? गठन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, है ना, NDC की स्थापना कब की गई थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1952 ईस्वी में क्या किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का नाम। तो भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन था? वो था हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है, और भाषा कौन सी थी? वो थी हमारी तेलुगु भाषा। ठीक है, पहली बार भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश था, और भाषा कौन सी थी? तेलुगु थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन किसके लिए किया गया था? वो किया गया था पंचायती राज व्यवस्था के लिए बलवंत राय मेहता समिति का क्या किया गया था? गठन किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। यह कहाँ से शुरू किया गया था? तो 15 अगस्त मतलब 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंचायती राज व्यवस्था का जो शुभारंभ किया गया था वह कहाँ से किया गया था? वह किया गया था नागौर जिला राजस्थान से किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नागौर राजस्थान से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे। तो स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जीबी मावलंकर जी।
सॉरी डियर, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन था, देखिए अभी हम बता रहे हैं इसको, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन है सुकुमार सेन जी, ठीक है। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये सुकुमार सेन जी थे, ठीक है। जीवी मावलंकर नहीं थे, इसका करेक्ट ऑप्शन है सुकुमार सेन जी थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया, इसके अध्यक्ष थे। तो पहला वित्त आयोग जो था इसका गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी जी थे। प्रथम पहले वित्त आयोग का गठन जो किया गया था 1951 ईस्वी में किया गया था, उसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, केसी नियोगी जी थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का जो अधिकार प्राप्त है, अब भाई बात चुनाव की कर रहा है तो वो तो चुनाव आयोग के ही पास होगा ना, तो इसका करेक्ट आंसर है चुनाव आयोग के द्वारा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। सहकारिता आयोग का संबंध है, तो सहकारिता आयोग का जो संबंध होता है वो किससे होता है, केंद्र राज्य संबंधों से सहकारिता आयोग का संबंध होता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन संबंधी विधेयक कब पारित किया गया था। तो सूचना पाने का अधिकार जो है कब पारित किया गया था, जून 2005 में क्या किया गया था, पारित किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भारत में संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया है। अभी हमने पढ़ा था, इसको पुनः आप रिवीजन कर लीजिए कि पूर्व सोवियत संघ मतलब रूस से इसको क्या किया गया था, रूस से इसको क्या किया गया था, शामिल किया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की है। तो मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की अनुशंसा किसने की है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं हमारे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया था। तो किस वर्ष अंतः स्थापित, मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष अंतः स्थापित किया गया था। तो इसको किया गया था 1976 ईस्वी में। क्या किया गया था, मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया था 1976 को, ठीक है। मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या किया गया था, जोड़ा गया था, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। तो अभी हमने बताया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको क्या किया गया था, जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है। 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है। तो उसको जाना जाता है मौलिक कर्तव्य के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है, मौलिक कर्तव्यों के क्या किया जाता है, नाम से जाना जाता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन पर कह रहा है 1976 में 42वें संविधान संशोधन, संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे। तो 42वां संविधान जो संशोधन आया था उसमें कितने निर्धारित किए गए थे, वो किए गए थे हमारे 10 निर्धारित किए गए थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए डियर, और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है। तो संविधान के किस भाग में जोड़ा गया है, भाग 4 के का में जोड़ा गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी। तो किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी, वो किस भाग में जोड़ी गई थी, 4 में। किस में जोड़ी गई थी, 4 में जोड़ी गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। तो वह आर्टिकल कौन सा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 51A, है ना। 51A में क्या किया गया है, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं डियर, और हम लगभग अपने 100वें क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं लगभग। देखिए भारतीय संविधान के भाग 4A
अनुच्छेद 514 में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो अब वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, जो कि हैं कितना, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो बुलाते कौन है? राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, बुलाते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो की जाती है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता जो करते हैं वो कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ठीक है, देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, जीवी मावलंकर जी थे। वो क्या थे? प्रथम लोकसभा स्पीकर थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जीवी मावलंकर जी। तो चाहे लोकसभा स्पीकर कहे या लोकसभा अध्यक्ष कहे, तो इसका दोनों का करेक्ट ऑप्शन क्या है? जीवी मावलंकर जी हैं। ठीक है, चलिए, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? तो क्या कह रहा है कि भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? तो कौन से वो थे? वो थे हमारे नीलम संजीव रेड्डी जी थे, जिन्होंने क्या किया था? लोकसभा अध्यक्ष का पदभार भी क्या किया था? संभाला था। चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, कह रहा है कि प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कौन थे? तो अविश्वास प्रस्ताव किसके ऊपर लाया गया था? किसके ऊपर लाया गया था? तो वो लाया गया था जीवी मावलंकर जी के ऊपर। क्या किया गया था? लाया गया था। ठीक है, चलिए, आज के हम अपने 100वें क्वेश्चन पर चलते हैं और अंतिम क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर 2 अवधियों के लिए निर्वाचित नहीं हुए हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बलिराम भगत। तो बलिराम भगत जो है ये 2 अवधियों के लिए निर्वाचित नहीं हुए थे। तो दोस्तों, आज के रहे ये टॉप 100 MCQ संविधान के। वीडियो आपको कैसी लगी है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना हमारी इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है आगे की वीडियो बनाने के लिए। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जब आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।